नमस्कार, स्वागत है आपका आज खास कार्यक्रम में। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है मध्य प्रदेश की जो पहचान की मोहताज नहीं है। कांग्रेस में राजनीति में ज़रूर वो हैं, लेकिन उनकी विचारधारा गैर राजनीतिक है। समाज से लेकर हर क्षेत्र में उनकी पहुंच भी है और लंबे वक्त से कार्य भी कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा जी, बहुत बहुत स्वागत है तन्खा साहब। थैंक यू। इस खास कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में जिस तरह वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं, आप राज्यसभा सांसद भी चुने गए हैं। अब बदलते जो वक्त है, क्या बदलाव की बयार दिखती है आपको? देखिए, दो कारण होते हैं इंसान को कुछ कहने के लिए। एक तो होता है हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और एक हमको जो चीज़ दिख रही है। यहाँ पर ऑप्टिमिज्म और जो रियलिटी जो हम देख रहे हैं, दोनों कहीं ना कहीं एक साथ मर्ज होते हैं। और जो दृश्य हमको दिख रहा है वो एक चेंज का दिख रहा है, वातावरण चेंज का। जो न्यूज़ हमको दिल्ली में मिली है अबाउट द करंट वोटिंग, यूपी में जो कांग्रेस और सपा का जो अलायंस है वो अच्छा कर रहा है। मोदी जी की कुछ मीटिंग्स में उनके अगेंस्ट नारे भी लगे जो प्रेस नहीं दिखा रही है। पंजाब में कांग्रेस का बहुत अच्छा चांस है गवर्नमेंट फॉर्म करने का। गोवा में कांग्रेस मिनिमम एक लार्जेस्ट सिंगल पार्टी तो रहेगी। मणिपुर में भी कह रहे हैं कांग्रेस का अच्छी वोटिंग हुई है। अगर ये सब बातें जो हम दिल्ली में सुन रहे थे ये सच है और इसी तरह एक हवा बह रही है, तो देश में कहीं ना कहीं अब चेंज का वातावरण दिख रहा है। बीजेपी और मोदी जी ने जो वादे किए थे वो सब फेल हो चुके हैं। ना तो किसी को आज तक 15 लाख मिला, न 2 करोड़ जॉब मिली, और जो थोड़ा बहुत पैसा लोगों के पॉकेट में था वो भी डीमोनेटाइजेशन के बाद चला गया। ट्रेड इंडस्ट्री बैठ चुकी है। फैक्ट्रियां जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगभग बंद हो चुकी हैं। लाखों लोग जॉबलेस हो चुके हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिप्रेस्ड है। अगर इसको यही आपकी परिभाषा अच्छे दिन की है तो माफ़ करिए, ऐसे अच्छे दिन हम नहीं चाहते। लेकिन पब्लिक जो है पॉजिटिव वे में मोदी की योजनाओं को लेती है। मोदी जो फैसले लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उनको पॉजिटिव वे में पब्लिक ले रही है। हाल ही में जो नोटबंदी हुई, लोगों ने, मीडिया में बातें जरूर आई जो परेशानियां थीं, लेकिन लोगों ने एक तरह से समर्थन किया उसका। डिपेंड करता है कि आप कहाँ की दृश्य दिखा रहे हो। अगर आप पंजाब की दृश्य दिखाते तो आपको समझ आ जाता है कि कोई नोटबंदी का समर्थन नहीं कर रहा है। आप बैंकों की इस क्यू में जाके अगर लोगों से पूछते तो वो आपको बताते कि वो मोदी जी से कितने नाराज़ हैं। आप उन लोगों से जाके पूछते जिनका ट्रेड और बिजनेस बंद हो गया है या जिनकी जॉब चली गई हैं, तो वो आपको बताते कि वो कितने नाखुश हैं। सड़क चलते किसी भी आदमी से आप पूछ लो कि आप खुश हो कि नहीं नाखुश हो, तो वो कोई देश का वातावरण खाली नहीं होता है। तो नहीं लगता आपको सर कि जो ये गोल्डन चांस था, इसको कैश नहीं कर पाई कांग्रेस? अपोजिशन में रहते हुए भी जो इतना बड़ा इशू था, जो आपने जिन राज्यों का जिक्र किया, यदि यहाँ पर देखा जाता है तो असलियत सामने आती। इसको कैश करना चाहिए था। देखिए, कैश आप किसको कैश नहीं किया समझते हैं? कि कांग्रेस ने वायलेंस को प्रमोट नहीं किया? क्या आप चाहते थे कि कांग्रेस बाहर आती लोगों के साथ और आगजनी करती, पत्थर फेंकती? कांग्रेस इस कल्चर की पार्टी नहीं है। कांग्रेस करीब 150 साल पुरानी पार्टी है जिसने इस देश को फ्रीडम दिलाया है। कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल लीडर्स की पार्टी है। कांग्रेस ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करती, और जो प्रजातंत्र में जब चेंज आता है वो इलेक्शंस के माध्यम से आता है। हमारे जो 5 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें जो वोटिंग होगी वो बताएगी आपको कि मोदी की नोटबंदी लोगों ने अच्छी मानी कि खराब मानी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर जो विपक्ष की भूमिका होना चाहिए, जो ताकत दिखाई देना चाहिए, वो ताकत उतनी दिखाई नहीं दे रही है। क्या मानते हैं आप? देखिए, ये तो परसेप्शन है।
किसी भी पार्टी का जो ऑपोजिशन होता है वो ग्रेजुअली पिकअप होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स टर्म। 5 साल पहले जब पार्टी इलेक्ट होकर आएगी आपको उतना ऑपोजिशन दिखेगा नहीं, बट जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं वो ऑपोजिशन बढ़ता है। कांग्रेस जब 2014 में जब चुनाव हारी तो 1 साल पहले आप कह सकते थे कि मोदी जी जीत सकते थे। उस लास्ट 1 ईयर में ही एक पीक आया। इसी तरह मध्य प्रदेश में अब वो पीक स्टार्ट होने वाला है। हाल ही में जो व्यापम स्कैम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे? ये फैसला जो है इस प्रदेश की निराशा का एक शक्ल है। 635 डॉक्टर्स, 635 डॉक्टर्स की डिग्री ख़त्म कर दी गई है और हमारे यहाँ स्टेट में कोई चीज़ बदली तक नहीं है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। द ओनली पीपल हु हैव सफर्ड इन व्यापम आर द विक्टिम्स ऑफ व्यापम। जो विक्टिम्स थे, जो स्टूडेंट्स थे और जो पेरेंट्स थे, उनको जेल भेजा गया। जो रियल कल्प्रिट्स हैं व्यापम के आज भी सब बाहर घूम रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये कानून की भी विडंबना है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट्स की भी विडंबना है और हम इस चीज़ को जिस दिन कांग्रेस पावर में वापस आएगी इसको सेट राइट करेगी। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले के बाद में अब जो एलिगेशंस आप लोगों के हैं, कांग्रेस के एलिगेशंस हैं, उस पे अगला स्टेप क्या होगा? जिन जिम्मेदारों को जिनके कारण ये पूरा इतना बड़ा स्कैम हुआ उनमें से कई लोग जो है अब दुनिया में नहीं है, उनको भी सज़ा नहीं मिल पाई। उनसे जुड़े हुए जो है वो एक तरह से बच गए। 634 जो स्टूडेंट्स थे सिर्फ उनको ही सज़ा मिली। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। अब उसके अगला स्टेप आप क्या करेंगे? देखिए, अब अगला स्टेप ये है कि सीबीआई पे जो होप और ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, सीबीआई को उस होप और ट्रस्ट को पूरा करना चाहिए। सीबीआई को ये पता रहना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परमानेंट नहीं होती है, कोई भी प्रशासन परमानेंट नहीं होता है। आज अगर बीजेपी शासन में है तो कल कांग्रेस भी आ सकती है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का धर्म होता है कि वो ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट करें और जो जिसने गलती की है उसको निश्चित रूप से पकड़ें। जबलपुर में जो रेल बजट में जो सौगातें मिलना चाहिए थी, यहाँ के लोगों ने जो अपेक्षाएं की थी, आप राज्यसभा सांसद हैं, यहाँ से राकेश सिंह जी भी सांसद हैं, इतने समय से कार्यकाल उनका रहा है। क्या लगता है कि जबलपुर फिर से उपेक्षा का दंश झेलता ही रहेगा आगे तक? देखिए, एक तो इस उपेक्षा के लिए मेरी जिम्मेदारी बहुत कम है। एक तो मैं विपक्ष का सांसद हूँ और दूसरा मैं राज्यसभा का हूँ। रियली स्पीकिंग, बजट जो होता है वो लोकसभा में पेश होता है और लोकसभा ही वोट करती है। लेकिन उस बजट को लेके जो बजट दिया गया, दूसरी चीज़ में आ रहा हूँ, तो उस अगर बजट का जो क्रिटिसिज्म है वो तो मैं कर लूँगा, बट लोकसभा में इसकी ये बात उठनी चाहिए और बतानी चाहिए कि जबलपुर की उपेक्षा हुई है। बट इसमें एक लार्जर इशू भी है इस बजट में। मैं बेसिकली जो 40-50 साल की इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रथा थी जिसमें एक रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग से आते थे, अब की मर्ज कर दिए गए। एज अ रिजल्ट जो पूरा देश रेलवे बजट सुनता था और वेट करता था कि आज ये ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, आज ये नई लाइन का अनाउंसमेंट हुआ, वो सब चीज़ें अब की नहीं बताई गई। खाली एक ब्रॉड फिगर्स बताए गए कि हम इतना इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट उसमें करेंगे। मैं इसको मोदी जी की और बीजेपी की अच्छी पॉलिसी नहीं मानता। पूरा देश चाहता था कि रेलवे बजट अलग से बने, अलग से बताया जाए, कौन सी नई ट्रेन आ रही हैं उनके नाम लिए जाएं, उनका रूट बताया जाए, कौन सी नई लाइंस बनने वाली हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें डिटेल में पार्लियामेंट में बताई जाए। क्योंकि पार्लियामेंट में बताना मतलब जनता को बताना, और जनता अब की वंचित रही क्योंकि रेलवे इस बजट के बाद किसी को ये नहीं समझ आया कि रेलवे में हुआ क्या है। क्या बजट भी नोटबंदी के कारण जो नोटबंदी का असर है वो बजट पे भी पड़ा क्या? अब ऐसा है, ये तो गलत पॉलिसीज का एक परिणाम है, मगर इसका एक प्रॉब्लम हमने जो समझा कि आपने जब डिटेलिंग बजट में नहीं की तो आप ये डिटेलिंग एग्जेक्टिव ऑर्डर में करोगे, बाय एग्जेक्टिव डिसीजंस। ना इसका एक बहुत जो खराब परिणाम ये होगा कि बजट की स्पीच में जब कोई चीज़ बोल दी जाती थी तो वो पब्लिक हो जाती थी। एक वो ट्रांसपेरेंट वे कि आज हमने ये नई 16 ट्रेन इन रूट्स पे स्टार्ट की।
वो गलत है कि ठीक है, पब्लिक को पता चल जाता था। अब आप जब पीछे बाद में करोगे और एग्जेक्टिव ऑर्डर से करोगे तो ये किसी आज जवाबदेही खत्म हो जाएगी और जनता फिर पूछ नहीं सकती कि आपने ये ट्रेन क्यों चलाई, वो ट्रेन क्यों नहीं चलाई। तो मुझे जो लगता है कि ये जो बजट जो मर्ज किया गया है और जो 50-60 साल से एक प्रथा चल रही थी, उसको हटा के जो नई प्रथा लाई गई वो पब्लिक के हित में नहीं थी और देश के हित में नहीं है। और ये अगेन बीजेपी की एक गलती है कि हर चीज़ जो 50 साल से हो रही थी वो गलत है, इसलिए उनको चेंज करना चाहिए। हर चीज़ गलत कभी नहीं होती है। कई और जो योजनाएं हैं, चाहे एयरपोर्ट से रिलेटेड हो इशू हो या फिर पेटीएम का हो और भी दूसरे जो इश्यूज़ हैं, उसमें जबलपुर में श्रेय लेने की राजनीति शुरू हुई है। वर्तमान में जो सांसद राकेश सिंह जी हैं वो दावा करते हैं कि उनकी बदौलत ये सारी चीज़ें आई हैं। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं जो कर रहा हूँ वो सबको पता है, राकेश सिंह जी जो करते हैं सबको पता है। अब ये आप लोगों को आकलन करना है कि किसने क्या किया। मेरे टिप्पणी करने से या उनके टिप्पणी करने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो कुछ जिसने किया है इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। आप लोग खुद जज करेंगे कि किसने क्या किया है। क्या क्या और संभावनाएं आपको नज़र आती हैं अभी जबलपुर में जो होना चाहिए? जो हम शहर पिछड़ता जा रहा है, भोपाल, इंदौर, अब उज्जैन भी आगे पहुंच गया है शहर महाकुंभ के बाद में। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा था कि जबलपुर में जो सबसे बड़ी कमी है वो राजनीतिक लीडरशिप की है। और ये आज से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये इलेक्शन में भी बोल रहा था, उसके पहले भी बोलता था और उसके बाद भी बोल रहा हूँ। जब तक जबलपुर राजनीतिक वे में शक्तिशाली नहीं होगा तब तक ये चीज़ें जबलपुर में जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और आज के दिन मुझे वो स्थिति जबलपुर की नहीं दिखती है। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि जबलपुर को सक्षम लीडरशिप दे जिससे कि जबलपुर आगे बढ़े, क्योंकि जनता की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक आशा है और जनता की हम लोग सबसे बड़ी अपेक्षा है कि हम लोग आगे आके जबलपुर के लिए कुछ करें। और जबलपुर के लिए तभी कुछ हो सकता है जब सब लोग मिलजुल के करें। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि जनप्रतिनिधियों को आपस में भिड़ाने का काम ना करें। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, और उनको प्रेरित करना और उनसे काम निकालना वो आपका काम है। पहले जो लीडरशिप थी वर्तमान से क्या उसे बेहतर मानते हैं? और वो यदि लीडरशिप रहती तो शायद कुछ और शहर का विकास और बढ़ जाता, जो अभी वक्त और ज़्यादा लगेगा वो पहले चीज़ें हो जाती। देखिए, ये जो सब्जेक्ट, ये जो आप प्रश्न कर रहे हो ये बड़ा सब्जेक्टिव है। जब आप कहते हो पहले की लीडरशिप, अब पहले मतलब क्या 1950 कि 1960 पिछले कार्यकाल की कि 1970 कि 1980? देखिए, पूछा और ये कार्यकाल तो लगभग एक ही है। अलग अलग युग की बात है। जो अगर किसी एक व्यक्ति ने जो मेरे होश में जबलपुर को काफ़ी कुछ दिलाया है वो थे शरद यादव। मैं छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था, तब उन्होंने कुतुब स्टार्ट कराई थी। फर्स्ट एयर सर्विस भी 77 में वो लेके आए थे। जीएम का ऑफिस भी उलट झगड़ के वो जबलपुर में लेके आए थे। उनके कार्यकाल में कई जबलपुर में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई थी। उसके पहले मैंने जो देखा सुना वो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, वो जबलपुर के आयरन मैन थे। उनके कार्यकाल में यूनिवर्सिटीज़ खुली, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आई, जबलपुर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई और बहुत सारी चीज़ें जबलपुर को मिली। तो जब इस प्रकार की लीडरशिप आती है तो स्वाभाविक है कि काम होता है। बट ये परिस्थितियों की बात है, पार्टीज़ का एक पोजीशनिंग की बात होती है। ये कोई एक लीडर पे भी डिपेंडेंट नहीं होता है, माहौल पे भी डिपेंडेंट होता है। मैं अपने तरफ से तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं जबलपुर को के लिए बेस्ट सोचता हूँ, सोचता रहूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हम लोग सब मिलके एक नया जबलपुर, एक विकसित जबलपुर की तरफ काम करें। राज्यसभा में जबलपुर पूरे महाकौशल को उसमें ले लिया जाए, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको आप प्रमुखता से, अभी हाल ही में आपने उनका जिक्र भी किया था, और महाकौशल को लेके, मध्य प्रदेश को लेके वो बातें जो है विपक्ष के रूप में पहुंच सकें? अगर आप मेरे राज्यसभा में इश्यूज़ की बात करोगे तो उसके लिए आपको एक फुल प्रोग्राम फिर से करना पड़ेगा। मैंने मोटे तौर पर जो 72 तो क्वेश्चंस किए जिसका मेरे को उत्तर मिला है,
उन 72 क्वेश्चन में से लगभग संतुष्ट हैं आप? उन 30 क्वेश्चन तो जबलपुर के बारे में है, फैक्ट्रीज के बारे में, छटनी के बारे में, एंसिलरीज के बारे में, एविएशन के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में, फ्लाइट्स के बारे में, रोड्स के बारे में। अब मैं भूल गया हूँ, इतने प्रश्न मैंने जबलपुर के किए हैं और सबका मुझे आंसर्स मिले हैं। मैं चाहूँगा कि आप राज्यसभा में मेरी वेबसाइट पे जाइए, उसमें प्रश्न आंसर, मेरे प्रश्न और उत्तर जो आए हैं उसमें देखेंगे कि आधे से ज़्यादा जो जवाब आपको उसमें मिले हैं, उन जवाबों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो जवाब खाली आपको बताते हैं कि क्या हुआ है, बट जो हुआ है वो बहुत कम हुआ है। जैसे एयरपोर्ट के बारे में जवाब मिला कि हमने 300 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के लिए सैंक्शन कर दिया है, किया है, बट मैं चाहता हूं कि वो काम जल्दी हो, एयरपोर्ट जल्दी से विकसित हो, एयर स्ट्रिप जल्दी से बड़ी हो, क्योंकि जब तक एयर स्ट्रिप बड़ी नहीं होगी तब तक बड़े प्लेन्स लैंड नहीं कर सकते आपके यहाँ। अभी एक प्रॉब्लम ये है, जब मैं एयरपोर्ट जब मैं सीनियर लोगों से बात करता हूँ एविएशन इंडस्ट्री के, कि जबलपुर में आप क्यों नहीं एयरक्राफ्ट बढ़ाते, तो उनका कहना है कि आपके यहाँ बड़े छोटे एयरक्राफ्ट जनरली लोगों के पास है नहीं, अब ज़्यादातर बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, बोइंग्स होते हैं। कहते हैं आपकी एयर स्ट्रिप छोटी है, आपका एप्रन छोटा है, आपकी हैंडलिंग बहुत सीमित है। तो जब तक ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा तब तक जबलपुर को सीमित चीज़ों से ही अपने आप को संतुष्ट रखना पड़ेगा। इसी तरह मैं हाईवेज़ की बात कर रहा हूँ, अब हाईवेज़ इम्प्रूव हो रहे हैं, बट जबलपुर भोपाल 4 लेन होना चाहिए जिससे आप 5 घंटे में पहुँचो। कल मैं नागपुर से बैतूल गया था, करीब 200 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर, हम 2 घंटे में पहुँचे, क्योंकि वो 4 लेन था, फ्लॉलेस रोड थी ना। उस प्रकार की रोड्स बने जबलपुर से रीवा के तरफ, मंडला के तरफ, भोपाल के तरफ, नागपुर के तरफ, दमोह के तरफ फ्लॉलेस रोड्स बने। दमोह की तरफ तो भी अच्छी रोड है। तो जब तक आपकी रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें फ्लॉलेसली डेवलप नहीं होंगे तब तक आपके पास इन्वेस्टर नहीं आएगा। दूसरी चीज़, स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि हर चीज़ इंदौर में नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ भोपाल में नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ ग्वालियर में नहीं होनी चाहिए। जबलपुर भी एक रीजन है, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी बड़ा फंक्शन होगा स्टेट का, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, 5-10 साल से इंदौर में हो रहा है। आपने मुश्किल से एक इन्वेस्टर मीट जबलपुर में किया था और जिसका रिजल्ट है 0। किसी ने आज तक पूछा भी जबलपुर में कि उतने जो इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस किए गए थे जबलपुर को, वो कहाँ हैं इन्वेस्टमेंट्स? तो कोई आंसरेबल है कि नहीं इस चीज़ के लिए? तो बहुत सीरियस प्रश्न है जबलपुर के डेवलपमेंट को लेके। हमने उतने सीरियसली इन प्रश्नों को कभी उत्तर मांगे नहीं, और अब समय आ गया है जबलपुर को अपना हक मांगना नहीं पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। नॉर्मली आप आज के ज़माने में आप मांगते रहोगे तो कोई देता नहीं है, आपको छीनना पड़ता है अपना हक। वो छीनने वाले लोग भी कांग्रेस में चाहिए, तभी तो छीन पाएगा या नहीं? कांग्रेस, बीजेपी, सब पार्टीज में चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति खाली नहीं छीनता है। ये पूरा जो शहर होता है, शहर का एक समर्थन होता है, शहर का एक विश्वास होता है, शहर की एक स्ट्रेंथ होती है, जिससे लीडर एम्पावर होता है। शहर को भी सोचना पड़ेगा कि हमने क्या अपने लीडर्स को उस तरह से एम्पावर किया है, उस तरह से उनको सपोर्ट किया है जिस तरह से एक अच्छा लीडर पावरफुल बन सकता है। ये दोनों के लिए सोचने के लिए है, शहर के लिए भी है और लीडर के लिए भी है। एक सवाल, आपने जब नामांकन भरा राज्यसभा सांसद के लिए, उम्मीदवारी के लिए, उस वक्त कई तरह की जो है सियासी गलियारों में चर्चे रहे कि आपकी भाजपा से काफ़ी नज़दीकियां हैं, सीएम साहब से काफ़ी नज़दीकियां हैं, और इस मामले की शिकायत हाईकमान बीजेपी तक भी पहुंची थी। होगा, मुझे नहीं मालूम, मेरे को इसकी जानकारी नहीं, बिकॉज मेरे को तो ये पता है कि बीजेपी ने एक 3rd कैंडिडेट मेरे अगेंस्ट लड़वाया और पूरी ताकत से उसको जिताने की कोशिश की। अब मैं किसको इसके लिए धन्यवाद दूं ये मुझे नहीं मालूम, मगर यही एक आपका क्वेश्चन का आंसर है कि अगर मेरी किसी से नज़दीकियां होती तो इस प्रकार से 3rd कैंडिडेट को मेरे अगेंस्ट लड़वाया नहीं जाता और पूरी ताकत से मुझे हरवाने की कोशिश नहीं होती। कटनी में जो अभी हवाला कांड हुआ है, आपके नॉलेज में होगा, उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? जो सीबीआई जांच की डिमांड कांग्रेस करती आई है, अब हालांकि ईडी के अंडर में है पूरी इन्वेस्टिगेशन, जो ये पूरा इतना बड़ा हवाला कांड हुआ है, उसको किस तरह के नज़रिए से आप? मैं इसको एक बहुत सीरियस ऑफेंस के रूप में देखता हूँ।
इसमें अति शीघ्र इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए। और ईडी को मैं रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि हम ईडी को वी डोंट सिट ओवर ईडी, कि उनको जो भी मटेरियल उन्हें कलेक्ट किया उसके बेसिस पे उनको जल्द से जल्द एक्शन लोग पब्लिक को दिखाना चाहिए। अभी उसमें आपके कांग्रेस पार्टी में ही विधायक भी रहे हैं, फिर उन्होंने पाला बदल के भाजपा में आए, राज्य मंत्री भी हैं, बखूबी आप जानते हैं, उनका नाम भी इसमें उछाला गया। क्यों नहीं, क्योंकि अगर पब्लिक को अगर शक होता है तो पब्लिक नाम लेती है और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और इन्वेस्टिगेशन में जो गलत पाया जाएगा उसको पनिशमेंट होगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। जबलपुर में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में जो दूरियां बढ़ी हुई हैं, 1 साल बचा है अगला विधानसभा चुनाव आने के लिए, अब उसको किस तरह से आप उन लोगों को संगठित करने के लिए प्रयास भी करेंगे और जो पार्टी के और भी जो दूसरे नेता हैं वो कोशिश करेंगे? क्योंकि नुकसान शहर को विपक्ष के रूप में अभी तक यही रहा है कि लोग बिखरे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में चाहे छोटा संगठन हो कांग्रेस का, चाहे बड़ा हो। देखिए, एक तो बिखराव की जो आप बात कर रहे हो, ये बिखराव हर पार्टी में आपको दिखेगा, क्योंकि हर पार्टी में लीडर्स होंगे और लीडर्स की अपने अपनी फॉलोअर्स होते हैं और फॉलोइंग होती है। क्या बीजेपी में लोकल लीडर्स नहीं है? लेकिन कमरे के अंदर बिखराव, उनका कमरे के बाहर नहीं पहुंचता, लेकिन कांग्रेस में कुछ उससे ज्यादा बिखराव बाहर दिखाई। इसका कारण है, कांग्रेस बड़ी ओपन पार्टी है, ट्रांसपेरेंट पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। बीजेपी ना ओपन है, ना ट्रांसपेरेंट है, ना डेमोक्रेटिक है। तो जो ओपन और डेमोक्रेटिक पार्टी होती है उसकी चीज़ सामने दिखती है और वो प्रजातंत्र के लिए सेफ होता है कि आपको डिसेंट सामने दिख रहा है। और मैं तो खुश हूँ कि कांग्रेस में अगर डिसेंट आता है उसके बारे में सबको जानकारी मिलती है तो पब्लिक को भी जज करने का मौका मिलता है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर बीजेपी ये सोचती है कि जबलपुर में कांग्रेस इकट्ठा नहीं है तो बीजेपी की ये बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ी चूक होगी। कांग्रेस जबलपुर में और मध्य प्रदेश में इस वक्त संगठित है। और मैं सिंह साहब जबलपुर की बात कर रहे हैं, मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि कांग्रेस इस वक्त जबलपुर में संगठित है। कांग्रेस हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं, आपस में सब मेरे से आके बात करते हैं और कहते हैं कि हम मिलजुल के इस इलेक्शन को लड़ेंगे। आप देखना, जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, एक संगठित रूप में कांग्रेस सामने आएगी। अपने कांग्रेस की कैंडिडेट को हर व्यक्ति सपोर्ट करेगा और अगले इलेक्शन में मैं जबलपुर में कम से कम बोल सकता हूँ, और दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो मुझे जानकारी है और नरसिंहपुर के बारे में बोल सकता हूँ। दोनों डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मेरी व्यक्तिगत और पारिवारिक पहचान है, कांग्रेस बहुत अच्छा करने वाली है। लेकिन ये जो भी दिखाई देता है, जब आपके पास लीडर्स आते हैं तब एकजुट दिखाई देते हैं, लेकिन जब अलग अलग रास्तों पर जाते हैं तो फिर वो एकजुटता दिखाई नहीं देती। क्या ये आपके सामने दिखाने के लिए दिखाया जाता है कि हम एक हैं? नहीं, मैं अब आपको बता रहा हूँ, मुझे वो भी समय पता था जब उन लोगों में कुछ विश्वास की कमी थी, और मैं आज के समय बता रहा हूँ कि वो विश्वास की कमी लगभग ख़त्म हो चुकी है। सबको पता है कि कांग्रेस के लिए ये जो नेक्स्ट इलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, डू और डाई इलेक्शन है। और जब डू और डाई इलेक्शन आता है तो सब लोग अपने डिफरेंसेस खत्म कर देते हैं। किसको टिकट मिलेगी ये पार्टी डिसाइड करती है और सबका दायित्व हो जाता है कि उसको जिताओ, क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं जीतेगी तो हर वर्कर कांग्रेस का दुखी होगा। जैसा बीजेपी में उम्र का बंधन लगा दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार में जो ऐसे ज़्यादा उम्र वाले जो मंत्री थे, बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, इनको दूसरी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कांग्रेस में भी अब अगला जो चुनाव का आपने जिक्र किया, जो रोड मैप आप बता रहे हैं, उसमें भी क्या इस बात को प्राथमिकता दी जाएगी कि युवाओं को तवज्जो दी जाए और साथ में जो बेहद सीनियर हो गए हैं उनको दूसरी जिम्मेदारियां दी जाएं, चुनाव के लिए दूसरे चेहरे लाए जाएं? देखिए, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और इसका स्ट्रेट आंसर कभी नहीं होता। बट एक चीज़ तो सबको एविडेंट है, जिस प्रकार से राहुल जी और अखिलेश जी यूपी में एक युवा चेहरा बन के सामने गए हैं और एक नई एनर्जी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और विश्व को और देश को बता रहे हैं कि अब कांग्रेस में एक यूथफुल एनर्जी आ चुकी है। तो वो यूथफुल एनर्जी खाली यूपी तक सीमित नहीं रहेगी,
वो यूथफुल एनर्जी पूरे इंडिया में फैलेगी और मध्य प्रदेश भी इंडिया का एक पार्ट है। आखिरी सवाल यूपी इलेक्शन को लेके ही है। काफ़ी दिनों तक, जब तक चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं किया, तब तक मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच में जो वहाँ पर जो भी कहानी वहाँ पर चली, उसको आप किस चश्मे से देखते हैं? वो फैमिली ड्रामा कहें उसको, पॉलिटिकल ड्रामा कहें, या फिर कुछ और? देखिए, इस पे मैं दूसरों की पार्टी के बारे में कमेंट नहीं करता हूँ, ये उनके इंटरनल बातें हैं। बट ऑल दैट एंड्स वेल इज़ वेल। आज अखिलेश एक युवा चेहरा बन के सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं और इसका कांग्रेस और पूरा देश स्वागत कर रहा है। और जिस तरह से अखिलेश ने अपने आप ही को सेकेंड टर्म के लिए प्रिपेयर किया है, एक यूथफुल एनर्जी के साथ, और राहुल जी जब उनके साथ मिल गए तो दोनों ने मिल के जो एक सिनर्जी आई, वो सिनर्जी अब सबको दिख रही है। और वो सिनर्जी इस पूरे यूपी में जो यूथफुल जो वोट, यूथ के जो वोट्स हैं, वो कांग्रेस के तरफ और इस अलायंस की तरफ ले जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो सिनर्जी आई है, ये सिनर्जी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि 65% ऑफ इंडिया इज़ यंग। तो 65% अब यंग है, तो आपको उस सेक्शन को तो एड्रेस करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तनखा साहब, इस खास प्रोग्राम में कीमती वक्त देने के लिए। तनखा साहब ने तमाम मुद्दों पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की, बताया भी किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर मैदान में उतरेगी। डू और डाई का मौका रहेगा हर एक नेता के लिए, कोशिश यही की जा रही है। लेकिन जिस तरह की प्रतिभा तनखा साहब में है और जिस तरह उन्होंने कांग्रेस पार्टी में उन्होंने समर्पित होकर काम किया है, वह किसी से छिपा भी नहीं है। और कहा भी जाता है कि ये बाजारी सियासत है, खुददारियाँ कैसी, किसी के हाथ में कांसा है, मुट्ठी कौन बांधेगा। मुनव्वर राणा के इस शेर को लेकर ही मिली जुली जो है तनखा साहब की प्रतिभा है। तनखा साहब का जो कार्यकाल कांग्रेस में रहा है और राज्यसभा सांसद भी हैं, वह जबलपुर को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए भी, बुझी बुझी कांग्रेस के लिए उम्मीद की नई किरण है। फिलहाल इतना ही। आने वाले वक्त में हम एक नए मुद्दे के साथ खास प्रोग्राम में हाजिर होंगे। धन्यवाद।